सभी को प्रणाम। गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय जिनेन। मैं राजू डांगे, संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस, इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से हर सैटरडे को आपको सभी को पता है अलग अलग विषयों पे वेबिनार होता है और दुनिया के अलग अलग स्पीकर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। आज की इस श्रृंखला में हमारे जो विशेष स्पीकर है, जो मुंबई से है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है और बहुत यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, ना जाने कितने सारे अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के तरुणा जी का आप हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस, हमारे इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारे एमपीके फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। और आनंदमल सर, आपको कुछ कहना होंगे तो बिल्कुल शुरुआत में आप बोल सकते हैं। फिर तरुणा मैडम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे क्योंकि 9 बजे हमें शार्प खत्म करना है। यस। आनंदमल सर। ओम अरहम। बहुत ओम। बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आप सब जानते हो, शनिवार का हमारा विशेष सत्र होता है शाम के समय, और इसमें हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। तो आज हमारे साथ सी तरुणा जैन बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ी है। तरुणा जी से हम पहले से परिचित है, हम पहले भी आपसे मिल चुके हैं, हमारे यहाँ सेशन ले चुकी है। तो इनका परिचय, ज्यादा समय परिचय में नहीं देते हुए, हम इनका स्वागत ओम अरहम के साथ, सभी से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ तरुणा जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम तरुणा जी, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार टॉपिक रखा हुआ है, इनर ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता। आंतरिक सुंदरता खाली बाहरी, हमारी आउटर ब्यूटी ही हमारे लिए काम की नहीं होती, हमारे आंतरिक सुंदरता भी बहुत जरूरी होती है। और इस आंतरिक सुंदरता को हम कैसे बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, करुणा जी आप आज का सेशन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एंड एमपीके फिटनेस क्लास के सभी पार्टिसिपेंट्स, मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि हम वापस आज मिल रहे हैं। आई रिमेम्बर उस दिन हम सुबह मिले थे 7 बजे और आज हम शनिवार की शाम को मिल रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए प्रणाम करती हूँ और छोटों को स्नेहाभिवादन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन दिस स्टेज, शेयरिंग जो थोड़ा बहुत नॉलेज है या जो एक्सपीरियंस हम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो आपसी हम डिस्कस करें। ज्यादा नॉलेज है नहीं, पर जो कुछ तजुर्बों के साथ लगता है कि लाइफ का ये दृष्टिकोण भी हो सकता है, उसके कुछ बिंदुओं के साथ आज हम वापस मिले हैं। तो मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि अपनी बात को मैं आपके समक्ष रख सकूं। अपने देव गुरु धर्म को नमस्कार करते हुए, भगवान महावीर को याद करते हुए हम आज की टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, आज की टॉपिक जो बहुत ही आई वुड से सिंपल है पर बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इनर ब्यूटी। आजकल की इस जिंदगी में हम सब मोस्टली बाहर की ब्यूटी की ओर भागते हैं। हम सब देखते हैं कि ये लेडी या ये मेल, ये पुरुष कितना सुंदर है, कैसे इसके बाल बहुत सुंदर है, इसकी आंखें बहुत सुंदर है, या इसके होठ बहुत सुंदर है, या यू नो द फिजिकल अपीयरेंस जो हम देखते हैं, उसको देखकर हम कैरिड अवे हो जाते हैं कि यही ब्यूटी है। बट टू मी एंड टू ऑल ऑफ अस, हमें ऐसे लगता है कि ये जो बाहरी रूप है ये कुछ समय का है और ये हर व्यक्ति विशेष से बदलता रहता है। इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मुझे लंबे बाल पसंद है, मधु जी दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, उनको शायद छोटे बाल पसंद आएंगे। तो कोई परिभाषा नहीं है फिजिकल अपीयरेंस की। मुझे बड़ी आंखें पसंद है, अर्चना जी को छोटी खूबसूरत आंखें लगती होगी। मुझे लंबे लोग पसंद है, कोमल जी कहेंगे नहीं जो छोटे होते वो ज्यादा खूबसूरत है।
कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है कि ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है फिजिकल अपीयरेंस का, जो हर व्यक्ति के साथ बदलता है। दूसरी बात, फिजिकल अपीयरेंस की जब हम बात करते हैं, बाहरी ब्यूटी की जब हम बात करते हैं, बाहरी सुंदरता की जब हम बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष तो है ही, जिसका विश्लेषण हर व्यक्ति अलग तरीके से करेगा, साथ ही ये समय विशेष भी है। वी हैव ऑब्जर्व्ड एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड। एक व्यक्ति जब बचपन में होता है तो क्यूट होता है, वही जहां पर वो 20 से 30 साल की उम्र तक होता है तो वो एक्चुअली सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। 30 से 40 के बीच में वो इंप्रेसिव होता है, 40 से 50 के बीच में वो इंटरेस्टिंग होता है, और 50 के बाद वह ढलते जाता है। दैट मीन्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बाहरी ब्यूटी होती है वह कहीं ना कहीं टेम्पररी होती है। इफ यू ऑल एग्री, थम्स अप। यस, अर्चना जी, मधु जी, कोमल जी, कामले फुलजेले जी, आई कैन सी ऑल ऑफ देयर थम्स अप, इवन राजू जी डांगे। यस, ये कहीं ना कहीं वक्त के साथ ढलती जाएगी, बट जो हमेशा हमारे साथ रहती है वह है इनर ब्यूटी। अब हम टॉपिक के विश्लेषण में, प्रतिपादन में आगे बढ़े। मेरा आपसे एक सवाल, क्या आप एक ऐसे घर में रह सकते हैं? द क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू ऑल। मैं चाहूंगी कि आप या तो अनम्यूट करके आंसर करें या फिर चैट बॉक्स में लिखे, जो भी। क्या आप सब एक ऐसे घर में रह सकते हैं जिसकी छत टपकती हो? मधु जी सेइंग नो, नेवर। क्या आप ऐसे घर में रह सकते हैं जिसकी खिड़कियों के दरवाजे ही नहीं हो? क्या आप ऐसे घर में रह सकते हैं जिसका दरवाजा टूटा हुआ हो? क्या आप ऐसे घर में रह सकते हैं जहां पे सिर्फ गंदगी हो? क्या आप ऐसे घर में रह सकते हैं जिसकी सीलिंग तो जाने दो, जिसकी फ्लोरिंग ही टूटी फूटी हो? नो। आई कैन सी मधु जी एंड अर्चना जी टेलिंग मी अ बिग फ्लैट नो, यानी बाकी लोग रह सकते हैं। सुमन जी पवार लिख रही है नो, यानी बाकी सब रहने के लिए तैयार है। हम 4-5 जन हैं जो हम नहीं रह सकते। इज इट? लेट मी चेक द चैट बॉक्स। कोमल जी सेइंग नो, अशोक जैन जी नो, दिलेश जी मेहता नो, विशाली कभी भी नहीं, कोमल जी नो। यस, हम ऐसे घर में नहीं रह सकते ऑब्वियस। वी ऑल वांट राजमहल नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि एटलीस्ट उसकी सीलिंग प्रॉपर हो, उसकी फ्लोरिंग प्रॉपर हो, वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां बराबर हो, सिक्योरिटी के लिए उसका दरवाजा बराबर हो। इजंट इट? हम सब ऐसा ही घर चाहते। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप ऐसे घर में नहीं रह सकते हैं तो फिर हमारी जो ये आत्मा है, जिसकी इनर ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं, ये आत्मा ऐसे शरीर में कैसे रह सकती है जिसमें बीपी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, जो चल ही नहीं सकते, घुटने दुख रहे हों, जो स्ट्रेस की वजह से अननेसेसरी अनवांटेड प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हो? क्या हमारी आत्मा ऐसे शरीर में रह सकती है? डेफिनेटली द आंसर इज अगेन नो। हम बिल्कुल भी ऐसे घर में नहीं रह सकते। तो हमारी आत्मा भी ऐसे घर में नहीं रह सकती। इजंट इट? इस बात को मैं एक अलग ढंग से रखना चाहूं। मैं आपको एक बात बताती हूं, एक व्यक्ति के बारे में जिसकी 4 बीवियां थी। यस, दैट मैन हैड 4 वाइव्स। 4 बीवियां। सारे जेंट्स खुश हो जाएंगे। हम एक बीवी को नहीं संभाल पा रहे, इस व्यक्ति की 4 बीवियां हैं।
अशोक जी स्माइल कर रहे हैं। यस, ये व्यक्ति की 4 बीवियां थी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा। इस व्यक्ति की 4 बीवियां थी। जो चौथी बीवी थी उससे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यार करता, इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसका हर वक्त ख्याल रखता था। वह जहां भी जाता उस वाइफ को लेकर जाता। कौन से नंबर की? 4th नंबर की वाइफ, नंबर 4। उसको हर एक से मिलाता और कहता, लुक कितनी सुंदर है, ये मेरी बीवी है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर, वेरी प्राउड। अब ये जो तीसरी बीवी थी इसकी, उससे भी ये बहुत प्यार करता। हर एक को ऐसे घमंड के साथ दिखाता, लुक शी इज माई थर्ड वाइफ, इजंट शी ब्यूटिफुल। बहुत शो ऑफ करता था। पर लेकिन किंतु परंतु उस व्यक्ति को डर था कि ये जो मेरी तीसरी वाइफ है ये किसी और के साथ भाग जाए। उस व्यक्ति को हमेशा वो डर सताता है कि मेरी ये थर्ड वाइफ किसी के साथ भाग जाए। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की सेकेंड वाइफ के बारे में। यस, द सेकेंड वाइफ, जिसके पास वह तभी जाता जब उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती। जाता था, हालांकि ऐसे नहीं कि उसको इग्नोर करता था, कम जाता था। प्यार करता था पर कम जाता था। और जब प्रॉब्लम्स होती तब थर्ड वाइफ, सेकेंड वाइफ के पास ही जाता। अब फर्स्ट वाइफ की, जो उसकी पहली बीवी थी, उससे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका ख्याल तो रखना दूर की बात है, उससे कभी बात भी नहीं करता, उससे कभी मिलता भी नहीं था। और इसकी वजह से वह फर्स्ट वाइफ माल न्यूट्रिशन की शिकार हो गई, कुपोषण की शिकार हो गई। वह एकदम पेल और सैड रहती थी, ऑब्वियसली बिकॉज उसकी वाइफ थी और वो उससे कभी बात नहीं करता था, कभी मिलता नहीं था। उसे हालांकि बहुत बुरा लगता था, बट शी हैड नो ऑप्शन। उसे उस व्यक्ति के साथ ही रहना था क्योंकि उसे वो पसंद था। अब हुआ यूं, उसकी लाइफ में, उस व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा दिन आया जब उसे पता चला कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है। ऐसी कोई बीमारी डायग्नोज हो गई जिसकी वजह से उसे डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब 2-3 महीने के बाद तुम मरने वाले हो। हम सब समझते हैं कि इस व्यक्ति के पास 4 बीवियां थी। उस व्यक्ति ने सोचा, चलो मैं मरने वाला तो हूं, क्यों ना मैं मेरे साथ एक, मेरी 4 बीवियां हैं, एक तो मेरे साथ आ ही जाए, मैं एक वाइफ को मेरे साथ लेकर जाऊं। अब उसकी फेवरेट वाइफ कौन थी? फोर्थ में। और वो उसका इतना ख्याल भी रखता था, तो उसने सोचा कि 100% मेरी फोर्थ वाइफ तो मेरे साथ आएगी। तो सबसे पहले वो उस फोर्थ वाइफ के पास जाता है, कहता है दैट लुक, आई एम गोइंग टू डाई वेरी सून। मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, तुम इतनी सुंदर दिखती हो क्योंकि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। अब जब मैं मर रहा हूं तुम मेरे साथ चलोगी, ये मुझे पक्का विश्वास है, पक्का यकीन है। बट वह फोर्थ वाइफ मना कर, वह कहती है, प्रिय मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इवन दो तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक का। वह आदमी थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। फिर भी वह हताश नहीं होता, उदास होता है लेकिन हताश नहीं होता। वह सोचता है कोई बात नहीं, मेरी थर्ड वाइफ तो है जिसके बारे में मैं बहुत प्राउडली सबको मिलाता हूं और सबको दिखाता हूं। वह तो अवश्य मेरे साथ चले, आई एम श्योर। फर्स्ट वाइफ से टकराने के बाद ये व्यक्ति अपनी थर्ड वाइफ के पास जाता है, कहता है लुक प्रिय,
I am going to die very soon. And I request कि तुम मेरे साथ चलो जब मैं मर जाऊं. And we are not surprised. उसकी थर्ड वाइफ कहती है नो, I am not going to come with you. In fact, तुम्हारे मरते ही दूसरे ही दिन मैं किसी और के पास चली जाऊं, मैं किसी और से शादी करूं. इस व्यक्ति को यही तो डर था कि जो मेरी तीसरी वाइफ है वह किसी और के पास चली जाएगी. एंड ये वाइफ कह देती है दैट तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और के पास चली जाऊं. ये आदमी बहुत दुखी हो जाता है. अब ये व्यक्ति क्या करता है? मैंने कहा दुखी हुआ लेकिन हताश नहीं, क्योंकि इसके पास इसकी फेवरेट सेकेंड वाइफ है. और जब ये प्रॉब्लम्स में होता है तब तो अपनी सेकेंड वाइफ के पास जाता ही है ना. तो वो हताश होते हुए अपनी सेकेंड वाइफ के पास जाता है. और हमेशा जब भी वो प्रॉब्लम में होता है उनके पास तो वो जाता ही है. ये टाइम भी जब वो प्रॉब्लम में था, उसे पता चला कि वो मरने वाला है और उसकी फोर्थ वाइफ और थर्ड वाइफ ने इनकार कर दिया, तब उस प्रॉब्लम को लेकर वो अपनी सेकेंड वाइफ के पास जाता है और कहता है, लुक माय डार्लिंग, आई एम गोना डाई. I have this problem in life that my fourth wife and my third wife are not going to accompany me. और मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे कि तुम मेरे साथ चलो. एंड टू आवर सरप्राइज उसकी सेकेंड वाइफ कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ शमशान तक आऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती. सिर्फ शमशान तक. वाइफ कहती है यस, आई कैन कम ओनली टिल द ग्रेवयार्ड, नॉट बियॉन्ड दैट. द मैन इज वेरी सैड. एकदम हताश हो जाता है कि मैंने जब फोर्थ वाइफ को पूछा जिसका मैंने इतना ख्याल रखा उसने मना कर दिया. मैंने सेकेंड वाइफ जिसको दिखाकर मैंने इतना शो ऑफ किया उसने मना कर दिया. मेरी थर्ड वाइफ, सेकेंड वाइफ जिसको मैं हमेशा प्रॉब्लम होती तब मैं जाता, उसने मना कर दिया. फर्स्ट वाइफ जिसका मैंने कभी जिंदगी में ख्याल नहीं रखा, वो तो मेरे साथ कंफर्म नहीं आएगी. पूछ के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसके पास कभी गया ही नहीं, उससे कभी बात ही नहीं की. वो तो मेरा चेहरा भी भूल गई होगी. उसको जाके मैं किस मुंह से कहूंगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं मरने वाला हूं. फिर भी कहते हैं इंसान की फितरत होती है. उससे सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. एटलीस्ट उसको जाके मैं बता तो दूं कि मैं मरने वाला हूं. इसी हताशनेस के साथ, इसी सैडनेस के साथ वह व्यक्ति अपनी पहली बीवी के पास जाता है और शॉक हो जाता है उसे देखकर. बहुत समय के बाद उसके पास जाता है. वो देखता है वो कितनी माल नरिष्ट है, कुपोषण की शिकार हो चुकी है, वह कितनी पेल दिख रही है, वीक दिख रही है. क्या सच में ये वही बीवी है जिससे मैंने शादी की थी, जो मेरी फर्स्ट वाइफ है? इसका मैंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और देखो आज इसका क्या हाल हो गया है. उसे बहुत बुरा लगता है, पर अब वक्त नहीं रहा कि वो उसका ख्याल रख सके, उसको ठीक कर सके. उसे बहुत पछतावा होता है. बहुत ज्यादा पछतावे के साथ वो अपनी बात अपनी फर्स्ट वाइफ के सामने रखता है कि लुक डियर, मेरी तुम फर्स्ट वाइफ हो, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और कुछ ही समय में मैं मरने वाला हूं. अब ये वाइफ कहती है आप मरने वाले हैं? बोलते हाँ, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ आऊंगी. अब ये व्यक्ति शॉक हो गया कि जिसका मैंने कभी ख्याल भी नहीं रखा, एंड शी इज रेडी टू कम विथ मी व्हेन आई डाई. वो शॉक्ड हो जाता है और उदास, और एक गिल्ट फीलिंग उसमें आ जाती है, पछतावे की फीलिंग उसमें आ जाती है. आप समझिए हम सबकी जिंदगी में भी चार बीवियां हैं. सिर्फ जेंट्स के ही नहीं, हम सब की लाइफ में चार बीवियां हैं. यस, द फोर्थ वाइफ
जिसका हम बहुत ख्याल रखते हैं, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, और जहां भी हम जाएं उसे हम लेकर जाते हैं। और वो फोर्थ वाइफ है हमारा शरीर। इस शरीर का हम बहुत ख्याल रखते हैं, जिसकी मैंने बात शुरुआत की थी, फिजिकल अपीयरेंस। बट जब हम मरेंगे, ये यही पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। इट्स पेरिशेबल, इट विल नॉट कम विथ अस। वही जो हमारी तीसरी बीवी है, वो है हमारी जायदाद, हमारी संपत्ति, हमारा घर, हमारी ये जो गाड़ी बंगला, हमारी ज्वेलरी, जो भी मटीरियलिस्टिक इस वर्ल्ड में मटीरियल चीजें हमारे हाथ में है, जिसे हम कहते हैं ये मेरा है, ये हम सब की तीसरी बीवी। हम बहुत इतराते हैं इसे किसी को भी दिखाते वक्त, दैट लुक आई स्टे इन दिस बिग होम, देखो आज मेरे पास ये हीरो का हार है, देखो मेरे पास मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी है। हम सब इतरा कर ये सारी इस भौतिक युग की चीजें सभी को दिखाते हैं, लेकिन जिस दिन हम मरते हैं दूसरे ही दिन वह किसी और के नाम हो जाते, वह हमारे साथ नहीं है। ये बड़ा बंगला तो छोड़ो, ये गाड़ी तो छोड़ो, हम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। इनफैक्ट जो बदन पर कपड़े होते हैं उन्हें भी शैया पर लेटाते वक्त उतार दिया जाता, और हम सबको इतरा कर बताते हैं दैट लुक, दिस इज ऑल माइन, बट एक्चुअली दिस इज नॉट आवर्स। इसकी ओनरशिप चेंज होती रही। अब बात करते हैं हमारी सेकंड वाइफ की। जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं हम उनके पास जाते हैं, और वो है हमारा घर परिवार, दोस्त, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। जब भी प्रॉब्लम हुई हम उनके पास जाते हैं, लेकिन जब मरने का वक्त आता है, जब इस दुनिया से विदा होने का वक्त आता है, तब यही घर परिवार, रिश्तेदार, सखी सहेली, दोस्त, यार कह देते हैं हम सिर्फ शमशान तक तुम्हारे पास साथ आएंगे, नॉट बियॉन्ड दैट। एंड अब समझ गए होंगे, जो हमारी फर्स्ट वाइफ है, जो कुपोषण का शिकार हो जाती है, जिसका हम ख्याल ही नहीं रखते, लेकिन जब हम मर जाएं तब भी वह कहती है हम तुम्हारे साथ आएंगे। अशोक जी जैन, कोमल जी जैन ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारी आत्मा, द सोल, ये हमारे साथ आई। ये हमारी पहली बीवी है, पर क्या हम उसका ख्याल रखते हैं? अगर उसका ख्याल रखेंगे तो जो हमारी आंतरिक ब्यूटी है, जो आंतरिक सुंदरता है, वही तो है। ये आत्मा की ब्यूटी ही हमारी एक्चुअल ब्यूटी है। उसका ख्याल हम रखें, कहीं दोस्तों हमारा वो वक्त नहीं आ जाए जब उस व्यक्ति की तरह हमारे पास सिर्फ पछतावा रहे। एक व्यक्ति मरने जा रहा था, यमराज आता है और कहता है चलो भाई अब तुम्हारा मरने का वक्त हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। वो व्यक्ति कहता है रुको रुको यमराज जी रुको, मैं नहीं मर सकता, मुझे ढेर सारा काम है, मेरा बिजनेस ऐसा ही पड़ा है। बोलते हैं नहीं, तुम्हें चलना ही होगा। वो व्यक्ति कहता है ओके अब आप आए हो तो चलना पड़ेगा, ठीक है मैं मेरा सामान तो ले लूं। यमराज जी कहते ठीक है ले लो। आदमी अंदर जाता है और फट से एक बड़ा भारी सूटकेस लेकर आता है, ट्रॉली बैग। कहता है अब यमराज जी चलो। यमराज जी कहते हैं इसमें अब तुमने क्या लिया है? बोले मेरा सामान है, मेरा मेरा सामान। यमराज जी कहते खोलकर दिखाओ, क्या ऐसा सामान है जिसे तुम कहते हो मेरा है? तब वो व्यक्ति खोलता है तो उस सूटकेस में से उसके पैसे, ज्वेलरी, डायमंड्स ये निकलते हैं। यमराज जी कहते हैं नो, ये तुम्हारा सामान नहीं है, ये तो इस धरती का सामान है, ये तो एलिमेंट्स है जो इस धरती ने तुम्हें दिए हैं, ये तुम्हारा सामान नहीं है। व्यक्ति कहता है ओके,
फिर से अंदर जाता है, वो सामान को निकलता है, दूसरा सामान भरता है और बाहर आता है। कहता है चलो यमराज जी, मैं मेरा सामान लेकर आ गया हूं, अब निकलते हैं। यमराज जी कहते दिखाओ क्या सामान लाए हो जिसे तुम मेरा सामान कह रहे हो। फिर से सूटकेस खोला जाता है और उसमें से निकलता है उसकी यादें, जो उसने वक्त इस धरती पर बिताया था, अपने सभी यारों, दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार, उनकी यादें। तब वह यमराज जी कहते हैं ये भी तुम्हारी नहीं है। कहते क्यों? बोलते ये तो समय ने तुमको दिया था, ये वह समय था जो तुमने जिया था, ये तुम्हारा नहीं है, ये उस समय का है। व्यक्ति कहता है ठीक है। तो व्यक्ति पूछता है ऐसी क्या चीजें मैं यहां से लेके जा सकता हूं जो मैं कह सकता हूं मेरा है? तब यमराज जी कहते हैं सिर्फ तुम्हारे कर्म, जो कार्य तुमने किया है पूरी अपनी जिंदगी में, वही तुम्हारा है। बाकी सब इसी दुनिया का है, इसी सृष्टि का है। अब वो व्यक्ति उस सूटकेस की ओर देखता है, उसमें रखने लायक कुछ भी नहीं होता है। फिर से वह पछताता है कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी ये क्या कर दिया। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है कि कहीं हम भी उस कगार, उस कटघरे में आकर खड़े नहीं हो जाएं, जब हम हमारी पहली बीवी को देखें तो दुखी हो, जब हम हमारे सूटकेस की तरफ देखें तो हम पछताएं। आओ बंधुओं, अपनी इनर ब्यूटी को, अपनी आत्मा का पालन पोषण करना हम सीखें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब एक एज हो जाएगी, जब हम 50 साल या 45 साल के हो जाएंगे, तब हम धर्म ध्यान करेंगे या अच्छे कर्म करेंगे। अभी तो हमारी जिंदगी जीने के लिए है। वी आर मिस्टेकिंग आवरसेल्फ। वक्त हमारा आज का ही है और हमें आज ही जीना होगा। कल के लिए सिर्फ पछतावा रह जाएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारे आत्मा का पालन पोषण, हमारे सोल का पालन पोषण हमें करना है। और उससे ब्यूटीफुल बनाने के लिए जरूरत है कि हम हमारे सभी कषायों को दूर रखें। कौन से कषाय? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, इन सब को हमें दूर रखना होगा। Isn't it? मुझे बताइए, either through the chat box or through unmuting yourselves, आप सब दुखी होना चाहते हैं कि सुखी होना चाहते? कौन कौन है जो दुखी होना चाहता है? कोमल जी कह रही है मैं सुखी होना चाहती हूँ। अशोक जी सुखी होना चाहते हैं। एंड आई कैन सी ब्यूटीफुल फेसेस विद लवली स्माइल्स। आई रिक्वेस्ट आप सभी अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आपका वीडियो ऑन कीजिए। मैं आप सबके चेहरे देखना चाहूंगी कि जिससे मैं बात कर रही हूँ पिछले आधे घंटे से, और अगले आधे घंटे और हम बात करेंगे। आई रिक्वेस्ट मैं आप सबके चेहरे देखूं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज पुट ऑन योर कैमराज। यस, रंजना जी ललवानी कहती हम सुखी होना चाहते हैं। शिप्रा जी गुप्ता, नीलेश जी मेहता, सभी कह रहे हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। Nobody, everybody wants happiness. Yes, मधु जी, yes, हम सब सुखी होना चाहते हैं। सुख की क्या परिभाषा है? वी ऑल नो हमारी इनर ब्यूटी एनहांस होगी, हमारी इनर ब्यूटी और भी अ, रंग लाएगी यदि हम खुश रहेंगे। अब मुझे बताइए खुश रहने की परिभाषा क्या है? आप में से कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूँ। यस, मधु जी वॉन्ट्स टू स्पीक। यस मधु जी, मैं आपको अनम्यूट। यस यस मधु जी बोलिए। अच्छा। आप ओ माय किसे गॉड। कहते हैं सुखी होना? क्या है होता है मधु जी?
जब तक देखिए, नानक दुखिया सब संसार। अगर हम इस जीवन में हैं, कुछ ना कुछ दुख, दिमाग के दुख हैं। अगर हम दिमाग से शांत हो गए, हमारा मन शांत हो गया, तो हर चीज में हम सुखी रह सकते हैं। गर्मी में भी, सर्दी में भी, धूप में भी, किसी ने कुछ कह दिया तो भी, ये अपनी इनर फीलिंग्स। सुख और दुख बाहर का कुछ नहीं है, अपना मन की सोच। आप जितना उसको ज्यादा ले लीजिए या कम ले लीजिए, इसकी कोई अ, तोल नहीं है, इसका कोई वजन नहीं है कि इतना सुख चाहिए। कभी भी कोई हैप्पी नहीं होगा जब तक कि वो मन से खुश नहीं हो। मेरे लिए तो ये। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड मधु जी, थैंक यू सो मच। आपका एक्सपीरियंस बता रहा है कि मन जी। की शांति, दिमाग की शांति, यहाँ से कंटेंट फील करेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, हर चीज में कभी संभाव की भावना को यदि हम पुष्ट करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। यस, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? हैंड रेजेस दिख नहीं रहे मुझे। ऐसे हैंड रेस कर लो या फिर यहाँ पर स्क्रीन पे आप कर लो। अशोक जी, जैन समता भाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अर्चना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? रंजना जी ललवानी, यस, रंजना जी ललवानी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मेरे हिसाब यस से रंजना जी, यस। मेंटल पीस होना ही सुखी है। मेंटल पीस अगर अगर मेरे पास है, वही व्यक्ति सुखी है। जिसके पास मेंटल पीस है, वो सुखी है। यस रंजना जी, जैसे अभी मधु मैम ने कहा, आप भी उस बात से एग्री करती हैं कि मेंटल पीस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। हेल्दी बॉडी, शिप्रा जी कह रही है, कोमल जी कह रही है, पॉजिटिव सोच, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आप सभी एकदम सही कह रहे हैं। और मैं सलाम करती हूँ आप सबकी सोच को कि कैसे समता भाव लाने से हमारी जिंदगी में हम कषायों से दूर रह सकते हैं, एक सुख की अनुभूति हम कर सकते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं हमारे आत्मा का पालन पोषण भी हम कर सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। समझिए, ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है। एक व्यक्ति के साथ मैं बैठी थी और हम ऐसे ही बातें कर रहे थे जैसे मैं आपसे कर रही हूँ कि आप सुख की परिभाषा किसे कहते हैं, कहते हैं। उस व्यक्ति ने बहुत ही ईमानदारी के साथ मुझे कहा कि मैं सुखी तभी हो सकता हूं जब मेरे पास बहुत पैसे हो। फेयर इनफ, आई सेड पैसे? बोले हाँ, मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं दिन भर पैसे ही गिनता रहूं। मेरे साइड में, राइट में, लेफ्ट में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, मैं सिर्फ पैसे ही पैसे देखना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक बड़े बैंक का कैशियर बना दूंगी। तुम दिन भर नोट गिनना, तुम्हारे आस पास सिर्फ कैश ही कैश होगा। अब तो तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने क्या कहा? नो, आई वोंट बी हैप्पी विद दिस, बिकॉज मैं चाहता हूं वो जो पैसे आप मुझे देंगे एज अ कैशियर, तो वो किसी और के पैसे जो मैं गिन रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे खुद के पैसे हों। आई सेड ओके। कहने का मतलब, वह उस व्यक्ति के हिसाब से खुशियां तभी खुशियां होती है जब वह खुद की हो। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे खुद के पैसे कितने चाहिए तुमको? तो वो व्यक्ति कहता है 5 करोड़। अगर आप मुझे 5 करोड़ देंगी तो मैं खुश हूं। आई सेड 5 करोड़ तो नहीं, पर मैं तुम्हें 3 करोड़ दे सकती हूँ। यस, 3 करोड़। आप समझ सकते हैं, 3 करोड़, तीन के आगे 7 zeros। कम अमाउंट है क्या? नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगी, अब तो तुम खुश हो भाई। व्यक्ति कहता है नो, आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि मैंने 5 करोड़ मांगे, मुझे 5 करोड़ मिलेंगे तो ही मैं खुश रहूंगा। कहने का तात्पर्य, हैप्पीनेस तभी मिलती है जब वो कंप्लीट हो। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें 5 करोड़ चाहिए,
मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगी, लेकिन उस 5 करोड़ की कोई सिक्योरिटी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। यानी कोई भी चोरी कर सकता है, कहीं पे भी गुम सकते हैं, सड़ सकते हैं, जल सकते हैं, उन नोटों के साथ कुछ भी हो सकता है। 5 करोड़ दूंगी मैं, बट नो सिक्योरिटी। आर यू हैप्पी? 5 crores, ऑल दैट यू वांटेड, यू मस्ट बी हैप्पी। व्यक्ति कहता है नो, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि खुशी तभी मिलती है जब वह खुशी परमानेंट हो, सिक्योरिटी के साथ हो, कि भाई कंफर्म है ये 5 करोड़ तुम्हारे ही हैं, इन्हें कोई चुरा नहीं सकता, ये जल नहीं सकते, सड़ नहीं सकते, गुम नहीं सकते। तभी मैं खुश होऊंगा। दैट मीन्स हैप्पीनेस परमानेंट होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मैं 5 करोड़ रुपए दूंगी सिक्योरिटी के साथ कि ये तुम्हारे हैं, ये सुरक्षित है, लेकिन किंतु परंतु तुम्हारी जो हेल्थ है वह ठीक नहीं रहे। दैट्स ओके, तब तो तुम खुश हो। व्यक्ति कहता है नो, आई एम नॉट हैप्पी। मैंने कहा क्यों भाई? 5 करोड़ विद सिक्योरिटी? बोलते नहीं, खुशी तभी मिलती है जब उसमें दुख का कोई भी मिलन मिलन नहीं हो। देयर शुड बी नो मिक्सचर ऑफ सैडनेस इन हैप्पीनेस। मतलब खुशी कंप्लीट होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, मेरी खुद की होनी चाहिए, और साथ ही वह खुशी प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी का भी मिलन नहीं होना चाहिए, इतना सा भी दुख नहीं होना चाहिए। तो यदि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं दुखी रहूंगी। मैंने कहा ये भी बात ठीक है, चलो ठीक है, तुमको 5 करोड़ दूंगी जो तुम्हारे खुद के होंगे, जिसकी सिक्योरिटी होगी, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी, लेकिन मैं तुम्हारे पड़ोसी को 10 करोड़ दूंगी। क्या तुम खुश हो? व्यक्ति कहता है नो, आई एम नॉट हैप्पी। आई सेड व्हाई? व्यक्ति कहता है क्योंकि खुशी तभी मिलती है जब तुम ऐसे स्थिति पे हो, ऐसे पीक पर हो, ऐसी चोटी पर हो जहां पर कभी किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। मैं इतने ऊपर आ जाऊं, इट शुड बी द पीक, चोटी होनी चाहिए जहां पर नो कंपैरिजन। यानी ये सारी वार्तालाप से मैंने यही निष्कर्ष निकाला, यही निचोड़ निकाला कि इंसान खुश तब रह सकता है जब वह खुशी खुद की हो। जैसे कि जब कैशियर बनाया तो वो खुश नहीं था, तो खुद की होनी चाहिए। जब खुशी कंप्लीट हो, जब मैंने 5 करोड़ की बजाय 3 करोड़ की बात की, तो वह खुश नहीं था। यानी खुशी कंप्लीट होनी चाहिए, वो खुशी परमानेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने कहा कि 5 करोड़ दूंगी लेकिन सिक्योरिटी नहीं, तब वो व्यक्ति खुश नहीं था। यानी हमारी खुशी परमानेंट होनी चाहिए, साथ ही हमारी खुशी प्योर होनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने कहा कि हेल्थ नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं दुख का मिश्रण था। नो, हैप्पीनेस शुड बी प्योर, और वह खुशी चोटी पर होनी चाहिए, पीक पर होनी चाहिए, अनकंपेरेबल होनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने कहा 5 करोड़ विद सिक्योरिटी, लेकिन नेबर को, तुम्हारे पड़ोसी को 10 करोड़, वह खुश नहीं था। तो खुशी की परिभाषा ये है, ये हम आत्मा की खुशी से समझें कि इंसान तभी खुश हो सकता है तो जब हम हमारी आत्मा का पालन पोषण करें, तब हम ये चीजें समझें, ये चीजों को सीखें। और कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन की चक्कर में हम लाइफ में दुखी हो जाते हैं। तो उस दुख से दूर रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है, अपेक्षा है। हम हमारी यदि आत्मा का पालन पोषण करना चाहते हैं, जैसे मैंने कषायों की बात की, साथ ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या जिससे हम सब ग्रस्त हैं, हमारी आत्माएं ग्रस्त हैं, और जिससे हम और कर्मों का बंधन, अनौचित्य कर्मों का बंधन मैं कहूंगी, जो अच्छे नहीं है, जो नेगेटिव है,
उसका बंधन हम करते हैं, और वो है ईर्ष्या, वो है अननेसेसरी गॉसिप, वो है जो रिक्वायर्ड नहीं है ऐसी परनिंदा। बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी। एक बार एक राजा ने सोचा कि मैं ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। तो वो अपने अपने किंगडम का, अपने राज्य के बेस्ट रसोइयों, 3 रसोइये होते हैं, उनको इनवाइट करता है कि भाई तुम तीनों यहाँ के बेस्ट रसोइये हो, कुक हो, तुम कल आ जाना मेरे इधर, मैं 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाने वाला हूँ, तो मुझे वो शुद्ध खाना बनाना है। वो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको कल राजा ने खाने पे बुलाया है। तो 100 ब्राह्मणों को भी न्योता दिया जाता है, और इन 3 रसोइयों को भी न्योता दिया जाता है। अब राजा के राजमहल के बाहर का जो प्रांगण था, जो खुले आसमान के नीचे था, वहां पर ये तीनों रसोइये खाना बनाने में लग जाते हैं। चूंकि ये ब्राह्मणों के लिए खाना बन रहा था, वे रसोइये बहुत ही अच्छे भाव से, अच्छे मन से खाना बनाना शुरू करते हैं। बड़े बड़े, अभी 100 जन का खाना है, तो बड़े बड़े तपीले, पतीले, और वो भट्टी, और वो सारा आरम सारम उस राजमहल के प्रांगण में लग जाता है। अब जब ये खाना बन रहा था, तब होता यूं है कि चूंकि वो खुला आसमान था, उस खाने के ऊपर जहां पर खाना बन रहा था, एक चील, ईगल, चील आप सब समझते होंगे, ईगल, ईगल का खाना क्या है? सांप को खाता है। वह चील एक जीवित सांप को अपनी चोंच से पकड़ता है खाने के लिए, और उस प्रांगण से पास होता है, क्योंकि वो तो आसमान में उड़ रहा है। जो ही वो राजमहल के यहाँ से पास होता है, वह सांप जो उसकी चोंच में फंसा हुआ है, वह जीवित है। आत्मरक्षा के लिए वह सांप जहर उगलता है। आप इमेजिन कीजिए कि इस प्रांगण में, खुले प्रांगण में, जहां पर वो रसोइये खाना बना रहे हैं शुद्ध भाव के साथ, चील अपना खाना लेकर ऊपर से जा रही है, और आत्मरक्षा के लिए उस सांप ने जहर उगला, और वो जहर कोइंसिडेंटली उस खाने के पतीले में जाकर गिर गए। और वो तो कुछ बूंदे ही थी जो सांप के मुंह से सांप ने निगली थी, तो उन रसोइयों को वो बूंदे दिखाई नहीं दी। अब वह खाना जहरीला हो गया, जब उन रसोइयों को पता ही नहीं, उस राजा को पता ही नहीं, उन ब्राह्मणों को पता ही नहीं, और उन ब्राह्मणों को वो खाना खिला दिया जाता है, और 100 के 100 ब्राह्मण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। 100 ब्राह्मणों का उस राजा के यहाँ पर खाना खाकर मरना अपने आप में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि इस राजा ने 100 ब्राह्मणों का खाना रखा, और जहरीला खाना होने की वजह से वे ब्राह्मण मर गए। पर ये खाना कैसे जहरीला हुआ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब जब भगवान के दरबार में ऊपर ये बात आई कि ये 100 ब्राह्मणों को मारा गया, इसका पाप किसके खाते में लिखा जाए? आप बताइए। वहां पर डिस्कशन हुआ कि रसोइये खाना बना रहे थे, उनके खातों में लिखा जाए। उस चील ने उस सांप को पकड़ा, मारा, चील के खाते में लिखा जाए। उस सांप ने जहर निगला, उसके खाते में लिखा जाए। राजा ने वह भोज किया, उसके खाते में लिखा जाए। लोग वहां पर पुरस्कारी कर रहे थे, उनके खाते में लिखा जाए। उन ब्राह्मणों ने ध्यान देकर खाना नहीं खाया, स्वयं के खाते में लिखा जाए। अब ये किसके अकाउंट में, ये जो निकाचित कर्म है, ये जो मरने का पाप है, ये किसके खाते में लिखा जाएगा? और मैं देख रही हूं अशोक जी जैन लिखते, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। पाप किसको लगेगा, किसी ने इरादा पूर्वक नहीं किया। मधु जी लिख रही है जो जुगली कर रही थी, अब जुगली फिलहाल तो किसी ने नहीं की, पर आपको शायद ये स्टोरी पता है। यस मधु जी। अब जब भगवान के दरबार में इसका डिस्कशन हो रहा था, तो सबने कहा कि उन रसोइयों के खातों में क्यों लिखा जाएगा?
उन रसोइयों को तो पता ही नहीं था, वे तो शुद्ध मन से खाना बना रहे थे। भगवान ने कहा सही है, रसोइयों का खाता कैंसिल। फिर कहा उस चील के खाते में लिखा जाए, क्योंकि उसने उस सांप को मारा। अरे पर उसका तो खाना है, उसने कोई इरादा पूर्वक तो वहां पर जहर नहीं डाला, तो चील का खाता कैंसिल। फिर कहा उस सांप के खाते में लिखा जाए, क्योंकि उसने जहर उगला। अरे उसने आत्मरक्षा के लिए उगला है, और वह उसकी प्रकृति है कि आत्मरक्षा के लिए सांप जहर उगलता है। उसने कोई संकल्प पूर्वक उस पतीले में जहर नहीं उगला था। भगवान कहता है सही है, वहां से भी कैंसिल। राजा के अकाउंट में लिखा जाए, अरे पर राजा ने तो बहुत शुद्ध भावों से ब्राह्मणों को खाना खिलाया, उससे तो ये सोची नहीं कि मुझे ब्राह्मणों को मारना है। भगवान ने कहा सही है, वहां से भी कैंसिल किया। ऋषि जी लिख रहे ब्राह्मण के अकाउंट में, ब्राह्मण के अकाउंट में उनको पता ही नहीं कोई भी स्टोरी। हाँ, उनका आयुष्य पूरा हुआ था इसलिए वे मर गए, लेकिन इसका पाप क्योंकि ये मारे गए हैं, वो ब्राह्मणों के अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ब्राह्मणों को पता ही नहीं है। अब भगवान डिसाइड नहीं कर पाए कि ये किसके अकाउंट में जाएगा। फिलहाल जैसे अशोक जी ने कहा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। भगवान ने भी कहा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, इस केस को फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे देखिए। अब 2-3 महीने निकले, 2-3 महीनों के बाद गर्मी का मौसम आया। कुछ ब्राह्मण उस राज्य से पास हो रहे थे, गर्मी का समय था, दिन का समय था, वो ब्राह्मण को प्यास और भूख दोनों सताने लगी। उन ब्राह्मणों ने देखा कि अरे ये तो कोई अच्छा राज्य लगता है, यहाँ का राजा भी अच्छा होगा, क्यों ना उसके घर जाकर थोड़ा पानी भी पी लिया जाए और खाना भी खा लेंगे, हम तो ब्राह्मण है, राजा तो मना करेगा नहीं। अब वो गांव में एंट्री करते हैं। गांव में एंट्री करते ही उन्हें कुछ एड्रेस तो पता होता नहीं है कि राजा का महल किस तरफ है। वे उस एरिया से पास हो रहे होते हैं जहां पर एक घर के आंगन में एक महिला बैठी हुई होती है। वे वहां से पास होते हैं और उस महिला को पूछ लेते हैं कि भाई मुझे बताओ कि यहाँ का राजा कहाँ रहता है, हम भूख और प्यास से त्रस्त हैं, हम चाहते हैं हम उस राजा के यहाँ खाना खाएं और उसे आशीर्वाद देकर जाएं। और तभी वह महिला कह देती है, अरे ब्राह्मण जी, अरे महाराज जी, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वह राजा तो खूनी है, 3 महीने पहले ही उसने 100 ब्राह्मणों को जहरीला खाना खिलाकर मार दिया। और जैसे ही वह महिला उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करती है, वहां पर भगवान के उस दरबार में वो खाता खुलता है और सारे 100 ब्राह्मणों के मरने का पाप उस महिला के खाते में लगा दिया जाता है। यस, क्या वह महिला ने संकल्प पूर्वक उन ब्राह्मणों को मारा था? नहीं। लेकिन जब उसे उस बात का पता नहीं था, फिर भी कहते हैं ना, एक गॉसिप करने की बीमारी होती है, चुगली करने की बीमारी होती है। उसे पता नहीं था, फिर भी उसने चुगली की, गलत बात रखी, और इसकी वजह से पाप की भागीदार वो बन गए। यदि हम चाहते हैं कि हम आंतरिक ब्यूटी को बनाए रखें, सुंदरता को एनहांस करें, हमारे आत्मा की सुंदरता की ओर हम काम करें, तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कषायों से बचें जहां पर अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी हम दूसरों की निंदा करते हैं। हम इन चीजों से बचें, लाइफ में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम खाली पीली दुखी होते रहते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आंतरिक सुंदरता को लेकर, इनर ब्यूटी को लेकर, और वो है सोशल मीडिया। यस, ये जो स्मार्टफोन जो हम सब दिन भर चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप,
ट्विटर, स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या, इस पर हम बिना सोचे समझे मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे की फोटो देखकर कंपैरिजन करते हैं, जेलसी, ईर्ष्या आती है, गलत माहौल बनाते हैं, गलत न्यूज फैलाते हैं, अपना कीमती समय हम बिगाड़ते हैं। इस और हमें जागरूक रहना होगा, कॉन्शियस रहना होगा कि जब भी ये स्मार्टफोन हम हमारे हाथ में ले, वेरी वेल सेड अशोक जी, की यूज के साथ कंट्रोल बहुत जरूरी है। वी शुड बी वेरी कॉन्शियस while using सोशल मीडिया। ये भी कहीं ना कहीं हानि हमारी आंतरिक सुंदरता को पहुंचाता है। और अपनी आखिरी बात रखूंगी कि हम अनेकांतवाद के सिंपल फंडा के साथ जिए, तभी जैसे मधु जी और रंजना जी ने कहा था कि मानसिक शांति होगी तो हैप्पीनेस होगी, सुख मिलेगा। और वो मानसिक शांति तभी मिलती है जब हम आत्मविश्वास के साथ जिए। आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहीं हम अहंकार के कषाय से अपनी आत्मा को कुरूप तो नहीं बना रहे हैं। इस और ध्यान दें, क्योंकि देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ईगो। आत्मविश्वास और अहंकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मविश्वास और अहंकार एक ही परिवार के दो सदस्य हैं। कैसे समझिएगा? इस आखिरी कविता के साथ मैं अपनी आज की अपनी बात, इस सेशन को यहीं विराम देना चाहूंगी। अपनी कविता रखूं उसके पूर्व मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी आप सभी का, एमपी के फिटनेस क्लास एंड राजू जी डांगे, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपनी बात को मैं शेयर कर पाऊं, जहां पर हम डिस्कस करते हुए एक अच्छा जीवन जीने की ओर चलते हैं, अपनी आत्मा का पालन पोषण करते हुए सही कर्मों को किस तरीके से बांधना है और निकाचित कर्मों से कैसे उसके उदय में लाकर उसे काटना है, इस और आगे बढ़ सके। ये थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस था, या आई वुड से लिटिल बिट ऑफ नॉलेज दैट आई हैड, आई ट्राइड शेयरिंग विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच। फिर भी कहीं कहने में, करने में, समझने में, आपसे बात करने में कहीं कोई भी गलती रह गई हो तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म खमत कामना करती हूँ, सॉरी कहती हूँ। और आप सबको पुनः ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। आप सबके प्रति मंगल कामना। और अपनी बात रखूंगी आत्मविश्वास और अहंकार के बारे में, कि कैसे ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सदस्य, एक ही परिवार के दो सदस्य हैं। अहंकार, आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, अहंकार कहता है मैं ही अच्छा हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर एक चीज का मुकाबला कर सकता हूं, वही अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला नहीं। कहते दोनों हैं, करते भी दोनों हैं, कहते दोनों हैं, करते भी दोनों हैं, लेकिन आत्मविश्वास लेकर जाता है हमें सफलता की ओर और अहंकार लेकर जाता है हमें विनाश की ओर। चॉइस इज ऑल योर्स। आपको डिसाइड करना है आप अपनी इनर ब्यूटी को कैसे एनहांस करेंगे। धन्यवाद। ओम हर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सेशन आज का इनर ब्यूटी पे। हमारे सीए तरुणा जी जो मुंबई से है, सी इज ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर। बहुत बहुत सुंदर सेशन। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, ताली बजा के शुरुआत में ही उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार तरुणा जी, आप, हमें पता है आप बहुत व्यस्त होती है, उसके बावजूद भी हमें समय दिया है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। 4 बीबी की बातें, वो परमानेंट हैप्पीनेस क्या होता है, डोंट कंपेयर विद अदर्स, राजा की बातें, और वो सोशल मीडिया, ये चारों पॉइंट में आपने आज की जो इनर ब्यूटी है वो पूरी कवर की है। और बहुत ही ये हमारे जीवन में निश्चित रूप से उपयुक्त होंगे जो जो बातें आपने बताई है। बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जिन्हें भी कुछ जिज्ञासा है तो बस एक 5 बात मिनट और हमारे। रखना चाहूंगी राजू जी, बीच में बोल हाँ रही हूँ।
आप सब जो ये थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैंने शेयर किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यूट्यूब पर भी हूँ, CA _तरुणा जैन के नाम से। आप CA तरुणा जैन डालेंगे तो दिखेगा, और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मैं चाहूंगी कि आपसे, मेरे बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं, एक एक डेढ़ मिनट के। मैं चाहूंगी मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। दोनों जगह सब्सक्रिप्शन और फॉलो रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आई रिक्वेस्ट इस छोटी सी तरुणा को आप ऐसा मोटिवेट करें, ऐसा आशीर्वाद दे कि दुनिया में कहीं ना कहीं हम किसी की मदद कर सकें। यस राजू निश्चित जी। निश्चित तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित, हम बीच बीच में आपके बहुत सारे रील्स यूट्यूब पे, चैनल पे देखते रहते, वीडियो बहुत ही सुंदर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदमन सर। और बाकी की ने जिज्ञासा, बस 4 मिनट हमारे पास है क्योंकि शार्प 9 बजे हमें फिनिश करना है। अशोक जी ने हैंड तो राइज किया हुआ है। अशोक जी। अशोक जी बोलिए। सर, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। जैसे बात चली आंतरिक सुंदरता की, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अपने पास में एक परख नली है जो कांच की होती है। उसमें आधे में अपने अशुभ कर्म है और आधे में अच्छे कर्म है। अपने मनुष्य जन्म से मोक्ष में भी जा सकते हैं और लोक में भी जा सकते हैं। अभी अपने क्या करना है वो देखना। अगर अच्छे कर्म डालेंगे तो बुरे कर्म अपने कम हो जाएंगे, और अगर बुरे कर्म अंदर डालेंगे तो अच्छे कर्म हो जाएंगे। तो अपने को अगर पूरा अच्छा कर्म करके मोक्ष में जाना है तो अपना कर्म, भाव, व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। वो एक कल्पना रहे। ओम। ओके, थैंक यू थैंक यू। और कोई हैंड राइज कर सकते हैं, अनम्यूट करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। धन्यवाद अशोक जी। बहुत ही सुंदर तरीके से कहानियों के माध्यम से कोई बात कही जाती है तो वो बिल्कुल गले उतरती है। तो तरुणा जी ने कहानियों के माध्यम से अपनी बात रखी, सबके समझ में बहुत अच्छी तरह से आई होगी। तो मैं बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम अरहम। ओम अरहम।